तुमने नहीं चाहा वरना हालात बदल सकते थे। तुमने नहीं चाहा वरना हालात बदल सकते थे। मेरे ये आंसू तुम्हारे भी हो सकते थे। मेरे ये आंसू तुम्हारे भी हो सकते थे। अरे तुम झील बनकर ठहरे रहे, एक दिन दरिया बनते तो मंजिल तक पहुंच सकते थे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, प्रेरणा देने के लिए हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो आपको प्रेरणा दे सके, एक राष्ट्रीयता पैदा कर सकते, भारतीयता पैदा कर सके। आज भारत को जरूरत है ऐसे युवाओं की जो देशभक्ति से ओतप्रोत हों। लेकिन समाज में इतना जहर घुल गया है नेताओं के कारण कि वो जहर हर व्यक्ति के गले तक आ गया है। अगर किसी भी व्यक्ति से गलती से एक भी बात जात, धर्म, क्षेत्र, भाषा, आरक्षण से निकल जाती है तो लोग आप बबूला हो जाते हैं। हम कैसे जहर को पिएंगे ये आप सबको सोचना है। क्योंकि मेरे पास आज मैं आया हूं, कभी और वक्त देंगे तो हम बताएंगे कि देश को कैसे कहां ले जाना है। मैं फौज से रिटायर्ड अफसर हूं, हमने कारगिल जंग लड़ी है और कारगिल जंग के टाइम पर मैंने देखा कि देश के अगर बाहर दुश्मन है तो देश के अंदर गद्दार भी है। 1000 दुश्मन से देश के अंदर विराजमान एक गद्दार बहुत खतरनाक होता है। गद्दारों से कौन मुकाबला करेगा? आज आपका शोषण हो रहा है। हम बड़े व्यक्ति हैं तो हम अपने पब्लिक स्कूलों में बच्चे पढ़ा लेंगे, और पढ़े हैं तो हम जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया से बच्चे पढ़ा लेंगे। जैसे मुलायम सिंह देख रहे को ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाकर मुख्यमंत्री बना दिया। आप गरीब हैं तो आपको प्राइमरी स्कूल नसीब नहीं होगा। आप किस हालत में रहते हैं, कपड़े हैं कि नहीं है, बीमार है कि नहीं है, घर में रोटी है कि नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। देश ऐसे नहीं चलेगा। हम सबको सोचना होगा। आज देश की तरफ तमाम दुश्मन निगाह उठाए देख रहे हैं। आतंकी अपना कहर बरपाने को तैयार हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर वो जज्बा की कमी आ रही है। आप सभी को इस देश को कल संभालना है। ये देश तुम्हारी ओर देख रहा है। हमारा तो कर्तव्य इतना है कि हम आपको सिर्फ प्रेरणा दे सकते हैं, आपकी हिम्मत बना सकते हैं, आपका हौसला अफजाई कर सकते हैं। ये देश को आपको कहां ले जाना है ये आपको निर्णय करना है। कल ही आप इस देश के सरदार पटेल बनेंगे, डॉक्टर भैया बनेंगे। मैं यही बात कहना चाहता हूं, आप लोगों में से एक अच्छे नागरिक बने। ये भारत में हमें जन्म मिला है तो भारत के प्रति हम लोग पेट के बारे में ना सोचें। पेट तो सभी भरते हैं, लेकिन अगर हम लोग राष्ट्र के बारे में सोचेंगे तो हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने दिन हो गए देश को आजाद हुए, हमारे देश की प्रतिभाएं विदेशों में पलायन कर रही हैं। हमारे देश में नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं आए? क्योंकि हमारे देश की प्रतिभाओं को तरजीह नहीं दी जाती। हमारे देश के प्रतिभाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। मैं नहीं चाहता कि आप सभी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव हो। देश ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा। अगर तिरंगे को सलाम करते हो, तिरंगे की इज्जत रखना चाहते हो, तो आपको ये सोचना होगा हम किसी से आज से किसी भेदभाव नहीं करेंगे। सोचेंगे तो राष्ट्र के प्रति, हम कहलाएंगे तो भारतीय कहलाएंगे, और भारत की तरफ अगर कोई एक उंगली उठाएगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। इस दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ में मैं यही निवेदन करूंगा आप लोगों से कि आप अपना हिम्मत मजबूत करें। कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले कि खुदा भी बंदे से आके पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर आप लोग सही रास्ते पे चलेंगे तो मैं आप लोगों की हर तरह से मदद करूंगा। आज मैं समाज सेवा करता हूं, देश में राजनीति करता हूं।
मैं यहाँ अपनी पार्टी की बात नहीं करने आया हूँ। यहाँ देश में जिन जिन लोगों ने, लाखों लाखों करोड़ों लोगों ने देश के लिए खून बहाया है, लेकिन हम लोगों को वो किताबों में नहीं रखा गया, पढ़ाया गया। चंद लोगों को मुझे जिसकी शक्ल पसंद है मैंने रख दिया, वही सिलेबस में है, बाकी लोग जानते नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ 5 मिनट लेकर के कि 1857 में वो कैसे हुआ, बहुत टाइम लगेगा। 1857 क्यों हुआ? और 1833 में लॉर्ड मैकाले आया हिंदुस्तान में, उसने कहा है कि उस समय 100% साक्षरता थी भारत में, 100% साक्षरता थी, रिकॉर्ड है। आज इतने लगभग 40% लोग निरक्षर क्यों हैं? हिंदुस्तानी संस्कृति पर जब अंग्रेजी संस्कृति थोपी गई, अंग्रेजी लिबास थोपा गया, अंग्रेजी पद्धतियां थोपी गई, तो भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया, बागी हो गए। जब भारतीय बागी हो गए तो गदर हो गई देश में। गदर हो गई तो गदर के टाइम पर 2 प्रकार के लोग थे, एक स्वार्थी, दूसरे स्वाभिमानी, जिन्होंने स्वार्थ में आकर के अंग्रेजों का साथ दिया, यानी देश के साथ गद्दारी करी। तो जितनी बड़ी गद्दारी करी तो अंग्रेजों ने उतना बड़ा इनाम और आरक्षण दिया। इनाम क्या दिया? जमींदार, जागीरदार, राय साहब, राजा साहब, लॉर्ड साहब, नवाब, खान साहब, खान बहादुर, राय बहादुर, नंबरदार, पट्टीदार, दीवान, कुंवर साहब, बड़ी बड़ी नौकरियां और सरजैसी उपाधियां। और जिन लोगों ने देश का साथ दिया तो उनकी जड़ और जोरू जमीनें लूटी गई। जड़ जोरू जमीन से बढ़कर कुछ नहीं होता। उनकी जड़ जोरू जमीनें लूटी गई, उनके पूर्वजों ने फांसियां खाई, गोलियां खाई, काले पानी की सजा भुगती, देश निकाला लिया। 81 वर्ष तक जन्मजात अपराधी के मुकदमा झेले, माँ बहन की इज्जत लूटी गई, बाप दादाओं को चोर डाकू कह करके इनाम रख के खदरे खदरे मरवाया। उस गदर के टाइम पे 2 करोड़ लोग मारे गए थे, 1 करोड़ को फांसी दी गई थी। कलकत्ता से काबुल तक ऐसा कोई पेड़ नहीं था जहां पर 4-6 लाशें लटकी हूं। अंग्रेजों ने यहाँ, इसको आगरा अवध संयुक्त प्रांत कहते थे, यहाँ 2 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ लोगों का कत्ल किया था। 1.25 लाख गांव को अंग्रेजों ने जलाया था, लूटा था, उजाड़ा था, तोपों से नष्ट किया था। आजादी की लड़ाई जब नहीं थमी, अंग्रेजों ने 1860 में इंडियन पेनल कोड बनाया। हमारे पूर्वजों को पकड़ पकड़ के सामूहिक चौराहों पर फांसियां दी जाने लगी। फिर भी हम लोग नहीं वहां रुके, अंग्रेजों के खिलाफ बागी रहे। तो अंग्रेजों ने 1871 में नोटिस फाड़कर नेल्टार वक्त लगाया कि कौन लोग हैं जो हम पर जुर्म करते हैं, हमको निशाना बनाते हैं। और इतने जुर्म करे, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, अंग्रेजों को मारा और सीना खोल कर गोली खाई। अंग्रेज की गोली खत्म हो गई, इसलिए अंग्रेज जान बचा के भाग गया। इस देश को ऐसे आजादी नहीं मिल गई। 1906 में लाला हरियाणा में मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, भिकाजी कामा, प्रोफेसर अवध बिहारी, इन लोगों ने जेनेवा में 1857 का 60 साल मनाया, 50वां साल मनाया। अंग्रेजों के सीने पर वो गदर नाम का अखबार निकाला। हमारे देश के धुरंधरों ने, यहाँ तक कि उधम सिंह जैसे लोगों ने विदेशों में जाकर अंग्रेजों का वध किया। क्या उधम सिंह को आप जानते हैं? क्या उधम सिंह को किताबों में पढ़ाया जाता है? बताइए मुझे आप, क्यों नहीं बताया जाता है? क्या मदन लाल ढींगरा को बताया जाता है? क्या खुदीराम बोस को बताया जाता है? क्या रास बिहारी बोस को बताया जाता है? क्या लाला हरियाणा को बताया जाता है? क्या भिकाजी कामा प्रेस को बताया, भिकाजी कामा को बताया जाता है? वो पहली महिला थी जिसमें तिरंगा लहराया था, पहली महिला थी तिरंगा लहराने वाली भिकाजी कामा थी। इतनी धनी परिवार की थी, उसने शादी तक नहीं की थी देश के खातिर। कोई भिकाजी का नाम लेता है? इन क्रांतिकारियों के दम पर इस देश को आजादी मिली। और आजादी के बाद समाज की दशा यूं है, एक समाज यहां जी रहा है, एक यहां मलाई खा रहा है। ये आपको सोचना है कि देश आपका है। आपके पूर्वजों की रूहें चीख चीख कर पुकार पुकार के कह रही हैं कि हमें अमेरिका जैसा देश चाहिए, इंग्लैंड जैसा देश चाहिए, जर्मनी जापान जैसा देश चाहिए। लेकिन एक समाज को अगर ऐसे करने में तो 500 साल लग जाएंगे। आज आपके साथ में जो सामाजिक अन्याय हो रहा है, शैक्षणिक अन्याय हो रहा है, आर्थिक अन्याय हो रहा है, राजनीतिक अन्याय हो रहा है,
आप लोग नहीं जानते। आपको समझना होगा। कभी आप मुझे मौका देंगे तो हम समझाएंगे कि देश में क्या क्या हो रहा है। देश की जो स्वतंत्रता कैसे बरकरार रहेगी, आप लोगों को इस देश के पर क्या क्या करना होगा, आपको समझना होगा। इस देश की व्यवस्थाओं को यहाँ के राजनेताओं ने खोखला बना दिया है, और खोखला बनाने के कारण हम चाहते हैं कि आप इस देश के नवयुवक हो। कल इस देश का बोझ तुम्हारे कंधों पर आएगा, और कंधे इतने मजबूत होने चाहिए कि डर करके कहीं गली में मत छुप जाना। अपने पूर्वजों की तिरंगे की आन शान बनाए रखने के लिए आप सबको आज से तैयार होना पड़ेगा। आज यहाँ आकर के आपने तिरंगे का सलाम किया है, और मैं आप लोगों को सलाम करता हूँ कि आप इस देश के भविष्य हो। ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बारी को विराम देना चाहता हूँ कि तुमने नहीं चाहा वरना हालात बदल सकते थे। तुमने नहीं चाहा वरना हालात बदल सकते थे। मेरे ये आंसू तुम्हारे भी हो सकते थे, मेरे ये आंसू तुम्हारे भी हो सकते थे। अरे तुम झील बनकर ठहरे रहे, एक दिन दरिया बनते तो मंजिल तक पहुंच सकते थे। आपको अपनी मंजिल के लिए दरिया बहने वाला पानी बनेंगे तो आपको मंजिल मिलेगी। नदी बहती तो समुद्र मिलती है, तो आपकी मंजिल कहाँ है, मंजिल को पहचानो। इसलिए आप सबको मैं सैल्यूट करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।